नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 3 में। पार्ट 1 और 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ देखिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन से। एलएचबी पावर कार जो होती है उसमें कितने आरएमपीयू लगे होते हैं? तो जितने भी 2 टायर 3 टायर फर्स्ट एसी कोच होते हैं एसी के, उनमें 2 आरएमपीयू लगे होते हैं दोनों एंड पर। लेकिन जब हम पावर कार की बात करते हैं तो उसमें केवल एक ही आरएमपीयू लगा होता है, क्योंकि बाकी पोर्शन में इंजन होता है, इसलिए वहाँ कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्रू एरिया में ही लगा होता है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1 नग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी पावर कार कोच में कितने डीजी सेट लगाए गए हैं? तो हम जानते हैं कि पावर कार में 2 डीजी सेट होते हैं। एक डीजी सेट की कैपेसिटी 490 बीएचपी होती है। हाँ, तो इसमें सही आंसर है 2 नग, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी पावर कार कोच में लगे एक डीजी सेट अल्टरनेटर डीए सेट की क्षमता क्या है? तो हम जानते हैं कि डीजी सेट के साथ जो अल्टरनेटर लगा होता है, तो डीजी सेट और अल्टरनेटर दोनों को मिला के हम उसको बोलते हैं डीए सेट, यानी कि डीजल अल्टरनेटर सेट। तो इसकी कैपेसिटी एक डीए सेट की 500 केवीए होती है। तो 2 लगे होते हैं, इसलिए इसको 2 इंटू 500 केवीए भी हम बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि एक डीजी सेट या डीए सेट का जो कैपेसिटी है वो होता है 500 केवीए। सही आंसर है बी। नेक्स्ट, एलएचबी पावर कार कोच में डीए सेट अल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज कितना है? 750 वोल्ट 3 फेज 3 वायर, 750 वोल्ट 3 फेज 4 वायर, 415 वोल्ट 3 फेज 3 वायर, या 415 वोल्ट 3 फेज 4 वायर। तो इसका सही आंसर है 750 वोल्ट 3 फेज 4 वायर, यानी कि न्यूट्रल भी साथ में मिलता है। नेक्स्ट, एलएचबी पावर कार कोच में इंजन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर बैटरी की कैपेसिटी क्या है? तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो बैटरी लगी होती है उसकी कैपेसिटी है 290 एम्पेयर आवर, यानी कि 290 एम्पेयर आवर। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट है, एलएचबी पावर कार कोच में इंजन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर बैटरी वोल्टेज रेटिंग क्या है? तो जो वोल्टेज रेटिंग होती है उसके ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो 110 वोल्ट, 200 वोल्ट, 120 वोल्ट या 24 वोल्ट। तो जो बैटरी स्टार्ट करने के लिए लगी होती है उसके लिए 24 वोल्ट, यानी कि 24 वोल्ट है। सही आंसर है इसका डी। पावर कार कोच के लिए किस कोच कोड का उपयोग किया जाता है? LWLRRM, LWCBSE, LWSECW, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है LWLRRM, इस कोच कोड के नाम से उसको लिखा जाता है। HOG कनेक्शन या ऑपरेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले कंट्रोल केबल का नाम क्या है? जब भी हम HOG कनेक्शन करते हैं तो 3 केबल हम लगाते हैं, या फिर ऐसा समझ लो कि 3 कपलर हम लगाते हैं। 2 कपलर होता है IV कपलर, यानी कि इंटरवेहिकुलर कपलर, जिनके अंदर पावर सप्लाई जाती है, और एक छोटा कपलर होता है जिसको हम UIC कपलर बोलते हैं, यानी कि यूनिवर्सल इंटरफेस कपलर। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट है, एलएचबी कोचों में प्रयुक्त एयर कंडीशनिंग सिस्टम की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? नंबर 1, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल आरएमपीयू होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, एनटीसी टैप का प्रकार का तापमान सेंसर लगे हुए हैं, उपरोक्त सभी। तो हम आरएमपीयू की विशेषता की बात करें तो उसमें तीनों ही विशेषता होती है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। मानव आराम क्षेत्र, यानी ह्यूमन बॉडी कंफर्ट के लिए जो RH है उसकी क्या वैल्यू होती है? A 60 से 80%, B 20 से 40%, और C 40 से 60%। तो इसका सही आंसर होता है C, यानी कि 40 से 60%। क्योंकि अगर 60% के ऊपर जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो हमको चिपचिपाहट या बेचैनी महसूस होती है, पसीना नहीं सूखता है। और अगर 40% से कम RH होने लग जाती है, यानी ह्यूमिडिटी, तो हमको ड्राइनेस फील होता है। लेकिन जो
ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 40 से 60% के बीच में। तो सही आंसर है सी। एलएचबी कोच के आरएमपीयू में किस प्रकार की ओवरहेड सुरक्षा उपलब्ध है? तो ऑप्शन है ओएचपी, बी ईएसटीआई, सी दोनों या कोई नहीं। तो आरएमपीयू में जो हीटर होता है वहाँ पे हीट प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रोटेक्शन लगाई गई है, तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है। तो वहाँ पे OHP भी लगा होता है यानी कि ओवर हीट प्रोटेक्शन डिवाइस, और ESTI भी होता है जिसको हम फ्यूजिबल लिंक बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है सी दोनों। प्राइमरी सेल किसे कहते हैं? देखो हमारे दो टाइप के सेल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेल हम उसको बोलते हैं जो एक बार चार्ज के बाद एक बार डिस्चार्ज हो गए तो हम उनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि यूज एंड थ्रो। तो इसका सही आंसर बनेगा एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उसे चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि बी आंसर सही है। और नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल, वह है जिसे अभी हमने बात किया कि प्राइमरी सेल अगर एक बार डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन सेकेंडरी सेल हम उसको बोलते हैं जिसको हम बार बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल की बैटरी या जो जनरल बैटरी यूज़ करते हैं, है ना। सही आंसर है इसका ए। सेल में होने वाले दोष कौन कौन से होते हैं? सल्फेशन, सेडिमेंटेशन और बकलिंग या सभी। तो एक सेल के अंदर ये सभी प्रकार के दोष होते हैं। सल्फेशन यानी कि वाइट सल्फेट जमा हो जाता है, और सेडिमेंटेशन यानी कि बैटरी या सेल के नीचे कचरा जमा हो जाता है, उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और बकलिंग यानी कि जो प्लेट होती है पॉजिटिव नेगेटिवली वो टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ापन आ जाता है, तो उसको बकलिंग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कम करंट से लंबे समय के साथ बैटरी को चार्ज करना कौन सी मेथड कहलाती है? टर्बो चार्जिंग, बूस्ट चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग या कोई नहीं। तो लंबे समय तक कम करंट से चार्ज करना, इस मेथड को हम बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग। तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट है बैटरी या सेल की कोडल लाइफ क्या है? तो 4 साल उसकी कोडल लाइफ को हम मानते हैं। नेक्स्ट तो से एयर कंडीशनिंग क्षमता की यूनिट क्या है? टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, केजी, किलोग्राम, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो जो एयर कंडीशनर होता है उसकी कैपेसिटी को हम टन में लेते हैं। टन एक्चुअली बोलचाल का शब्द है, लेकिन उसको टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन या TRB बोलते हैं। इसलिए इसका पहला जो ऑप्शन है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन वो सही है। 1 TR या 1 टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? तो 50 किलो कैलोरी पर मिनट, 3000 किलो कैलोरी पर घंटा या 72,000 किलो कैलोरी पर 24 आवर्स। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि 1 TR बराबर होता है 50 किलो कैलोरी पर मिनट, और अगर उसको घंटे से मल्टीप्लाई करता है तो वो हो जाता है 3000, और अगर 24 घंटे से मल्टीप्लाई करते तो वो होता है 72,000। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एक टन ऑफ रेफ्रिजरेंट यानी कि 1 TR है। एक TR क्या होता है? तो एक मशीन जिसकी क्षमता 200 BTU पर मिनट या 50 किलो कैलोरी पर मिनट का कूलिंग प्रभाव उत्पन्न करने की है। या बी ऑप्शन है एक मशीन जो 3000 किलो कैलोरी पर घंटा या 50 किलो कैलोरी पर मिनट की दर से गर्मी को दूर करता है। या एक मशीन जिसकी क्षमता 12,000 BTU या 3000 किलो कैलोरी प्रति घंटे हैं। जैसा कि अभी हमने देखा ऊपर जो बात किया था उसी हिसाब से ये सभी, यानी कि इसके डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है रेलवे के कोचों में प्रयुक्त होने वाला एयर कंडीशनिंग यानी कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है? तो VCRS, VARS दोनों या एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसकी हम बात करें VCRS तो ये होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और VRS की बात करें तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एरोप्लेन या उनमें यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो साइकिल हम यूज़ करते हैं जनरली वो है VCRS यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यानी इसमें जो हमारा गैस या रेफ्रिजरेंट होता है
उसको हम एक कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस करके यूज़ करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है VCRS यानी कि ए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।